हेलो दोस्तों, अपन क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास का जो अपना टॉपिक है वो रहेगा सिटीजनशिप। हम सिटीजनशिप के बारे में आज जानकारी लेंगे। पहले तो अपन यानी सिटीजनशिप यानी नागरिकता। पहले तो अपन को ये पता होना चाहिए कि क्या है नागरिकता। नागरिकता किसे कहते हैं? जिस किसी भी व्यक्ति को जिस राज्य के या जिस देश के सबसे अधिक अधिकार प्राप्त होते हैं, उससे अतिरिक्त और किसी व्यक्ति को नहीं होते हैं अधिकार प्राप्त, उसको हम नागरिक कहते हैं। जैसे कि फंडामेंटल राइट यानी कि जो मौलिक अधिकार हैं, जिस व्यक्ति को सबसे अधिक मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं जिस राज्य के, उसके अतिरिक्त और किसी व्यक्ति को नहीं होते हैं, उसको हम वहाँ का नागरिक कहते हैं। उस व्यक्ति को जिसको सबसे अधिक मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं जिस राज्य में, उसको हम उस राज्य का नागरिक कहते हैं। इसके अलावा दूसरे व्यक्तियों को इतने अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। हालांकि अधिकार तो प्राप्त होते हैं पर इसकी तुलना में इससे ज्यादा नहीं होते हैं। जैसे कि हमारे संविधान में आर्टिकल जो 40 है वो है समानता के बारे में। आर्टिकल 14 है वो समानता के बारे में है, यानी कि आर्टिकल 14 है, 21 है, ये अधिकार तो सबको प्राप्त होते हैं, लेकिन कुछ अधिकार केवल उसी व्यक्ति को प्राप्त होते हैं जो वहाँ का नागरिक होता है, मूल निवासी होता है उस राज्य का, उसे हम नागरिक कहते हैं। केवल उसी को प्राप्त होते हैं। कुछ अधिकार पर्सन को प्राप्त होते हैं, कुछ अधिकार जो मतलब व्यक्ति को सिटीजन का ही एक हिस्सा होता है। जैसे कि ये हो गया सिटीजन, ये हो गया पर्सन, ठीक है। पर्सन के अंदर ही सिटीजन होता है, पर्सन के अंदर ही सिटीजन होता है। जो कुछ मौलिक अधिकार हैं वो तो पर्सन को प्राप्त होते हैं, वो देश का नागरिक हो अन्यथा ना हो, वो सभी को प्राप्त होते हैं। लेकिन कुछ मौलिक अधिकार केवल नागरिक को ही प्राप्त होते हैं, जिस राज्य का जो नागरिक है उसको ही मिलेंगे। नागरिक लोग किसी भी राज्य में या किसी भी देश में दो प्रकार के लोग रहते हैं, ठीक है। होते तो कई प्रकार के हैं, बेसिकली आप समझिए कि अभी दो प्रकार के एक होते हैं, कौन से? नागरिक, दूसरा विदेशी, ठीक है। मैं नागरिक तो आपको पहले ही बता चुका हूं कि नागरिक कौन व्यक्ति होता है। अब अपन बात करेंगे विदेशी। विदेशी भी और एक होते हैं राज्य विहीन। एक होते हैं राज्य विहीन, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो नागरिक, जो व्यक्ति नागरिक होते हैं जिस राज्य के, उसके बारे में तो मैं आपको पहले ही बता चुका। दूसरा है राज्य विहीन। राज्य विहीन कौन लोग होते हैं? राज्य विहीन वो लोग होते हैं जो किसी भी देश के नागरिक नहीं होते हैं। यानी कि यहां ऐसा भी हो सकता है जो किसी भी देश का नागरिक नहीं हो। जैसे कि राज्य विहीन कैसे हो जाते हैं व्यक्ति? जैसे कि श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र हुआ था, तब वहां श्रीलंका में एक एक्ट पारित किया गया था। उस एक्ट के माध्यम से अधिकांश कम से कम 7.5 लाख लोगों को वहां की नागरिकता से वंचित कर दिया गया था। उसमें क्या था, जो दक्षिण भारत के लोग वहां कई पीढ़ियों से निवास कर रहे थे, वहां के नागरिक थे, लेकिन जब वो स्वतंत्र हुआ श्रीलंका, तो वहां एक एक्ट पारित किया गया नागरिकता के संबंध में, और जिससे कई लोगों की नागरिकता छिन गई। ऐसे ही एक एक्ट बर्मा में भी, जिसको अपन म्यांमार बोलते हैं ना, वहां भी पारित किया गया था, जिससे वहां के लोगों की नागरिकता चली गई थी। ऐसे भी लोग होते हैं जिसे हम राज्य विहीन लोग बोलते हैं, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे विदेशी। विदेशी भी 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है।
विदेशी भी 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो होते हैं लीगल, एक होते हैं इनलीगल, दूसरे होते हैं रेफ्यूजी। लीगल, इलीगल और रेफ्यूजी। लीगल कौन व्यक्ति होते हैं? जो वीजा हो जिनके पास, वीजा हो, वर्क परमिट हो या डॉक्यूमेंट हो, ये इतने जिनके पास डॉक्यूमेंट हो, वर्क परमिट हो या वीजा हो, उनको हम लीगल बोलते हैं। लीगल को हिंदी में क्या कहेंगे? वैध विदेशी। ठीक है, इसको क्या कह सकते? अवैध। और जो लोग होते हैं इन्हीं बोलते हैं हिंदी में शरणार्थी या शरण प्रार्थी। बाद में मतलब पहले शरणार्थी और इनको जब शरण मिल जाती है तो पहले शरण प्रार्थी, बाद में शरण मिल जाती है सो शरणार्थी हो जाते हैं। ठीक है, विदेशी को इंग्लिश में क्या? फॉरेनर कहेंगे। ठीक है, जो लोग वीजा लेकर आए हों, वर्क परमिट पर हों या डॉक्यूमेंट, होता क्या है, एक वीजा पासपोर्ट बनता है जिससे अपन एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। ठीक है, वो वीजा के माध्यम से जाते हैं। जो मतलब भारत का, जैसे अपने देश में कोई आएगा तो उस मतलब वहाँ का अपना जो विदेश मंत्रालय है उसके थ्रू वीजा पासपोर्ट बनते हैं। वर्क परमिट होता है यानी कि आने जाने का, जैसे ये ग्रीन कार्ड, जैसे अमेरिका में आपने सुना होगा ग्रीन कार्ड का मतलब क्या होता है कि मतलब वीजा पासपोर्ट की जरूरत नहीं रहती है। फिर ग्रीन कार्ड में मतलब कभी भी आप आ जा सकते हो। जैसे कि अपन 3 साल का वीजा पासपोर्ट बनवाया, फिर रिन्यू करवाया उसको, इससे अच्छा वहाँ पे ग्रीन कार्ड दे देते हैं। वहाँ भी मतलब ग्रीन कार्ड से सभी अधिकार प्राप्त होते हैं, केवल मतलब उसमें वोटिंग में भाग नहीं ले पाते हैं, बाकी के सभी वहाँ पर मौलिक अधिकार प्राप्त हो जाते हैं ग्रीन कार्ड से। कुछ डॉक्यूमेंट के आधार पर आ सकते हैं, जैसे कुछ ही देशों से अपने अच्छे संबंध हो, जैसे कि नेपाल है, भूटान है, वहाँ का यदि कोई व्यक्ति भारत में आता है तो वो कोई भी एक डॉक्यूमेंट अपना बता दे तो उसे वीजा पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। जैसे इंडिया से भी नेपाल में जाते हैं तो कोई भी डॉक्यूमेंट हो तो उन्हें तो बोलते हैं अपन लीगल विदेशी, यानी कि वैध विदेशी। ये मतलब कानून के तौर पर ये लोग आते हैं। ठीक है, अब होते हैं इलीगल यानी कि अवैध विदेशी। अवैध विदेशी कौन लोग होते हैं? जो मतलब कानूनी तरीके से नहीं आते हैं, इनमें से कोई भी बात को जो फॉलो नहीं करते हैं उसको बोलते हैं अपन अवैध विदेशी। जैसे कि किसी बॉर्डर से घुसपैठी तरीके से आ गए हों, मतलब जैसे कि जो अपना सीमा रेखा है उसके घुसपैठी तरीके से आ गए हों वहाँ से, या फिर जो वीजा है उस मतलब जो वीजा है ना उसकी तिथि थी, जो तिथि उसकी अब तिथि थी या वो समाप्त हो गई वो डेट, वो मतलब वो गया नहीं हो उसी देश में वापस, तो उसको भी अपन वो यहीं मतलब छुप गया हो इसी देश में तो उसको भी अपन अवैध विदेशी मानेंगे।
ठीक है, या जो घुसपैठी तरीके से आते हैं उनको भी मान लेते हैं अपन। तीसरा वर्ग जो है रेफ्यूजीज। इसमें कौन होते हैं, जैसे कि किसी देश में लोग परेशान है किसी कारण, उत्पीड़न की वजह से परेशान है, तो वो शरण लेने के लिए किसी भी देश में आ गए हों तो उनको शरण प्रार्थी बोलते हैं, शरण प्रार्थी। और बाद में जब उनको शरण भारत सरकार, जैसे कोई मतलब विदेश से आया, कई लोग आए विदेश से शरणार्थी बनकर, तो उनको जैसे भारत सरकार शरण दे देगी तो वो शरणार्थी बन जाएंगे, पहले शरण प्रार्थी होते हैं। ये लोग कब तक, जब वो इनको शरण मिल जाएगी, शरणार्थी जब इनको शरण मिल जाएगी तो फिर ये तो यही लोग हो जाएंगे। या फिर मतलब वो कई दिनों से यहीं रह रहे हों, तो यहाँ जैसे बहुत दिनों रहते रहते हो गए हों, या तो फिर वो नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं भारत सरकार के द्वारा, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से नागरिकता भी मिल जाएगी या तो नहीं, फिर जब तक वो वहाँ पर उत्पीड़न हो रहा था उनका, तो या तो वहाँ की जब उनके देश की स्थिति सही हो जाएगी तब वो उस देश में वापस लौट जाएंगे, उनको बोलते हैं शरणार्थी। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं अपनी, मैंने आपको ये भी बता दिया कि नागरिक कौन होते हैं, विदेशी कौन होते हैं, अवैध विदेशी और वैध विदेशी के बारे में आपको मैंने सब बता दिया है। अब हम नागरिकता के मेन टॉपिक पर चलेंगे, यानी कि सिटीजनशिप के मेन टॉपिक पर चलेंगे। तो अपने संविधान को ही आधार मानकर अपन बात करते हैं। अपने संविधान में आपको पता होगा कि देश आज़ाद हुआ था 1947 में, और देश के बंटवारा भी हो गया था उसी टाइम पे। तो कौन भारत का होगा, कौन भारत का नागरिक है, कौन नहीं है, ये जानना बहुत ज़रूरी था। तो अपने जो संविधान सभा थी, संविधान सभा ने कुछ प्रावधान नागरिकता से संबंधित सभी भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 नागरिकता, यानी कि भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अपनी जो संविधान सभा थी उन्होंने भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 में नागरिकता का प्रावधान किया है। यानी कि अपना संविधान कब बना, तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। अब इस डेट में किस किस को भारत का नागरिक हम मान लें, ये बात जानना बहुत जरूरी थी। ठीक है, तो हुआ अपन इसको जो 5 से 11 हैं इसको अपन 3 भाग में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, एक तो 5 से 8, एक 9 और एक 10 से 11। ठीक है, 3 भाग में अपन ने अपने आर्टिकल डिवाइड कर लिए। सबसे पहले तो अपन इसको ले चल पढ़ते हैं। आर्टिकल 5, 6, 7, 8। आर्टिकल 5 में कहा गया है जो 26 नवंबर 1949 को किन किन इस डेट में हम किस किस लोगों को या किस किस व्यक्ति को भारत का नागरिक मान लें, वो सब आर्टिकल 4 आर्टिकलों के माध्यम से बताया गया है। ठीक है, वो अपन जानते हैं। आर्टिकल जो 5 है, आर्टिकल 5 में कहा गया है डोमिसाइल, यानी कि डोमिसाइल क्या होता है, यानी कि डोमिसाइल के थ्रू नागरिक मान लेंगे। डोमिसाइल क्या होता है, जैसे कि कुछ
जैसे कि कोई मध्य प्रदेश का निवासी है, बहुत पहले से मध्य प्रदेश में रह रहा है और आगे भी उसे रहने की वहाँ इच्छा है, तो वहाँ का वो डोमिसाइल हो गया। ठीक है, ऐसे ही जो अनुच्छेद 5 है भारतीय संविधान का, जो अनुच्छेद 5 है उसमें कहा गया है कि जो संविधान लागू होने से पहले, यानी कि 5 वर्ष पहले से जो भारत में रह रहे हैं और आगे भी रहने की उनकी इच्छा है, तो उनको डोमिसाइल के आधार पर नागरिकता दे दी जाएगी। अधिकांश लोग ऐसे ही नागरिक बन गए, स्वाभाविक सी बात है। कुछ लोग पहले से रह ही रहे थे और आगे भी रहने की इच्छा थी, इसलिए डोमिसाइल के आधार पर अधिकांश लोग भारत के नागरिक बन गए। 6 में क्या कहा गया है, आपको पता है कि जब देश का बंटवारा हुआ था आज़ादी के टाइम पे, तो जब देश का बंटवारा हो गया तो वहाँ के व्यक्तियों को अपना अपना देश चुनने की स्वतंत्रता तो मिलेगी, या तो वो पाकिस्तान का नागरिक बनेंगे, भारत का नागरिक बनेंगे, ये उनको छूट थी। तो कुछ लोगों पाकिस्तान से इंडिया आने इनके लिए एक मोटी मोटी तारीख 19 जुलाई 1948, मतलब एक मोटी मोटी सी तारीख तय कर ली गई कि जो 19 जुलाई 1948 तक जो लोग पाकिस्तान से भारत आ जाएंगे उनको नागरिकता दे दी जाएगी। अब और 7 में क्या कहा गया है कि जो इंडिया से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों के संबंध में है अपना अनुच्छेद 7। इसमें अब कन्फ्यूजन तो होता ही है, जब 2 देश बन रहे तो वहाँ के व्यक्तियों को कुछ तो कन्फ्यूजन होगा। तो कुछ लोग इंडिया से पाकिस्तान गए। पाकिस्तान कौन व्यक्ति गए, जो अधिकांश यहाँ के मुस्लिम लोग थे, यानी कि मुस्लिम परिवार थे, वो इंडिया से पाकिस्तान गए। और वहाँ पाकिस्तान से कौन आए, अधिकांश हिंदू परिवार। जो मैंने बताया ना कि इसमें जो पाकिस्तान से इंडिया आए तो उसमें अधिकांश हिंदू परिवार आए। जो हिंदू परिवार वहाँ से आए, जो पाकिस्तान भी उस टाइम पे 2 भागों में विभाजित था, एक वेस्ट पाकिस्तान, यानी कि जैसे अभी अब पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान, एक पूर्वी पाकिस्तान। तो जो पश्चिमी पाकिस्तान से आए जो लोग, वो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ आदि क्षेत्र में बस गए। आए उनमें कौन थे, अधिकांश हिंदू लोग आए थे। और जो पूर्वी पाकिस्तान, जिसको आज अपन बांग्लादेश कहते हैं, वो वहाँ से जो लोग आए वो पश्चिम बंगाल, असम में आकर वो लोग बस गए। यहाँ से गए कौन लोग, अधिकांश मुस्लिम परिवार गए। और वहाँ गए कैसे, जैसे कोई मुस्लिम परिवार यहाँ रह रहा था तो उनके जो रिश्तेदार नातेदार सब लाहौर चले गए। उनको लगा कि हाँ इस्लामिक देश है, वहाँ जाकर अच्छा लगेगा, वहाँ जाकर अच्छा फील होगा, अपने वर्ग के लोग हैं, अब इस्लामिक देश है, तो अधिकांश मुस्लिम परिवार गए। लेकिन वहाँ जाकर ये सब उनको मिला नहीं जो सोचकर वो गए थे। तो वापस में वहाँ जब वो पहुँचे पाकिस्तान, तो वहाँ जब उनको ये स्टेटस नहीं मिला जो वो सोच कर गए थे, तो उनको लगने लगा अरे ये तो गलत जगह आ गए। तो फिर वो बाद में पहले इंडिया से पाकिस्तान और फिर पाकिस्तान से इंडिया आए। इनके लिए वही तारीख, मोटी मोटी तारीख जो थी 19 जुलाई 1948, वही नियम इन पे भी लागू कर दिया गया कि जो मतलब अब कन्फ्यूजन तो होता ही है, 2 देश बन रहे थे, तो पहले तो वो ये सोच के गए कि वहाँ अच्छा स्टेटस मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला। तो उन्होंने सोचा कि चलो यहाँ पाकिस्तान तो रहना अच्छी बात नहीं है, यहाँ तो जैसा हम सोच कर आए थे ऐसा कुछ नहीं है, तो वापस इंडिया आने लगे। तो जो अपना अनुच्छेद 7 है उसमें ये कहा गया है कि जो पहले पाकिस्तान गए बाद में लौट कर आ गए तो उनको भी भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, इसके थ्रू इनको भी नागरिकता मिल गई। अब अपना जो संविधान का अनुच्छेद 8 है, यानी कि आर्टिकल 8 है, वो है किसके द्वारा, जैसे कि एक परिवार मान लीजिए कि 1910 यानी कि 1910 में जो परिवार एक कनाडा चला गया, ठीक है, अब वो वहीं रह रहा है, वो
वो परिवार के सदस्य सारे कनाडा के नागरिक भी हो गए। ठीक है, अब उसको पता चला कि देश की आज़ादी के बारे में, उसको 1947 में पता चला कि वो देश आज़ाद हो गया है। जब उसको स्वाधीनता के बारे में पता चला तब उसको अपने देश की मतलब नागरिकता के बारे में उसने सोचेगा। तो अपने अनुच्छेद 8 है उसमें कहा गया है, अपने इसको क्या कह सकते हैं, भारतीय मूल के विदेशी, यानी कि जो भारत के ही लोग थे जो पहले दूसरे देश में गए थे, मान के चलो कनाडा गए, अमेरिका गए, कहीं भी गए हों, उनके लिए नागरिकता का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 8 में, यानी कि अनुच्छेद 8 में उनके लिए। अब इनके लिए किस तरीके से, यानी कि जो भारतीय मूल के लोग हैं और उस दूसरे देश की नागरिकता है उनके पास उस टाइम पे, कब, इस टाइम पे 26 नवंबर 1949 या यही तारीख 48-49 का दौर चल रहा था। तो जब उस टाइम पे वो दूसरे देश के नागरिक हैं और जब भारत की स्वाधीनता के बारे में उनको जानकारी हो गई तो उनको महसूस होने लगा कि चलो अब तो भारत चलते हैं, भारत अब ऐसा मतलब अंग्रेजों का शासन नहीं रहा, अब तो अपना ही शासन हो गया है। तो वो उस के आधार पर भारत लौटने के लिए उन्हें व्यवस्था की गई। इसमें क्या किया गया कि मतलब रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, इन लोगों को रजिस्ट्रेशन के माध्यम से जो भारतीय मूल के विदेशी लोग हैं, मतलब दूसरे देश की नागरिकता है अभी उनके पास, तो विदेशी तो अपन कहेंगे, तो उनके लिए क्या प्रावधान किया गया कि रजिस्ट्रेशन के माध्यम से नागरिकता दे दी जाएगी। वो उनके लिए भी 1 साल का समय दिया गया है इनके लिए कि मतलब जो उस देश में भारत की मतलब जिस देश का वो नागरिक है उस देश में भारत की एम्बेसी होगी, वहाँ पे जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा के 1 साल के अंदर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। या तो वो भारत आ रहा होगा तो रजिस्ट्रेशन यहीं हो जाएगा, और नहीं तो वहीं भारत की एम्बेसी होगी जो वहाँ जाकर वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। तो मतलब 26 नवंबर 1949 को किन किन को हम नागरिक मान लें वो तो इन 4 आर्टिकलों में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब आर्टिकल 9 है, इसमें क्या कहा गया है, इसमें दोहरी नागरिकता के संबंध में बात की गई। दोहरी नागरिकता, पहले तो अपन को ये पता होना चाहिए कि आपने सुना होगा कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता भी 2 प्रकार की होती है। एक कैसी होती है, मतलब एक तो राज्य की नागरिकता होती है और उसके पास देश की नागरिकता होती है। जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, वो राज्य की भी नागरिकता होती है उसके पास, और अमेरिका की भी नागरिकता। जैसे कोई व्यक्ति टेक्सास का कोई व्यक्ति है, उसे टेक्सास की भी नागरिकता प्राप्त होगी और अमेरिका की भी नागरिकता प्राप्त होगी। जैसे वहाँ का एक अलास्का है, अलास्का की भी नागरिकता प्राप्त होगी और अमेरिका की भी नागरिकता प्राप्त होगी। एक द्वीप वहाँ का जैसे हवाई द्वीप है, वहाँ के लोगों को हवाई द्वीप की भी नागरिकता प्राप्त होगी, अमेरिका की भी नागरिकता। एक तो वो दोहरी नागरिकता, पर हम इस दोहरी नागरिकता की बात नहीं कर रहे। दूसरी दोहरी नागरिकता क्या होती है, मतलब एक देश के अलावा दूसरे देश का भी नागरिक हो सकता है। इस दोहरी नागरिकता के बारे में बात की गई। अधिकांश देशों में ऐसा है कि मतलब वो एक देश के नागरिक होते हैं और दूसरे देश के भी नागरिक होते हैं, लेकिन हमारे संविधान में इस व्यवस्था नहीं की गई। जो मतलब इस बात की जहाँ मना की गई वो है आर्टिकल 9। इसमें मतलब दोहरी नागरिकता के बारे में मना किया गया कि मतलब भारत में कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है कि हमें यहाँ ऐसे नहीं होते कि एमपी, छत्तीसगढ़ या उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, हम केवल भारत के नागरिक होते हैं। ठीक है, तो और यदि किसी व्यक्ति ने दूसरे देश की नागरिकता जिस क्षण प्राप्त की है उसी क्षण से वो भारत की नागरिकता से वंचित हो जाएगा। ठीक है, ये 9 में हो गया। अब अपन अनुच्छेद 10 में क्या कहा, मतलब लोगों का कहना था कि आपने लिख तो दिया है इसमें आपने बता तो दिया है कि हम भारत के नागरिक हैं, पर आपने कल के दिन इनको बदल दिया। तो एक गारंटी दी गई, यानी कि 10 में जो कहा गया है, एक
कानूनी अधिकार, ठीक है, कानूनी अधिकार मतलब इनको कहा गया है कि मतलब कानून के तरीके से आप नागरिक बने रहेंगे। मतलब हमने ये 4 आर्टिकल के माध्यम से बता दिए कि 26 नवंबर 1949 को किस किस को नागरिक मान लिया, और आर्टिकल 10 में बता दिया कि अब इनकी नागरिकता छीनना नहीं। 10 में ये बता दिया कि अब इनकी नागरिकता छीनना नहीं। और जो अनुच्छेद 11 है, अनुच्छेद 11 में क्या है, संसद को संपूर्ण शक्ति दी गई। नागरिकता समाप्ति प्राप्ति के बारे में आगे कानून बनाने के लिए संसद को पूर्ण अधिकार दिया गया है। यानी कि संसद नागरिकता समाप्ति या प्राप्ति के बारे में आगे चलकर कोई भी कानून बना सकती है। संसद के मतलब संसद एक एक्ट के माध्यम से उसे प्राप्ति और समाप्ति के बारे में जो कानून बनाना हो आगे चलकर वो बना सकती है। किसको नागरिकता देनी है, किसको नागरिकता से वंचित करना है, ये सारे कानून संसद बना सकती है। आर्टिकल अनुच्छेद 11 संसद के बारे में था, ठीक है। संसद को पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अब ये इसमें संसद की जो बात है, जो नागरिकता है ना, नागरिकता है केंद्र सूची का विषय। यानी कि अपने संविधान में 3 सूची बनाई, 3 प्रकार के कानून होते हैं। एक तो होते हैं केंद्र सूची, जिसे संघ सूची कहते हैं। एक होती है राज्य सूची, एक संवर्ती सूची। तो जो केंद्र सूची होती है वो उस पर केवल केंद्र कानून बनाता है, ठीक है। और जो राज्य सूची होती है उस पर राज्य कानून बनाता है। और संवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन यदि पेंच फंस जाए किसी बात से, यानी कि उसी पर राज्य ने कानून बना दिया या केंद्र ने बना दिया, तो फिर केंद्र का फॉलो होगा, ठीक है। उस स्थिति में केंद्र का कानून मान्य होता है। तो जो नागरिकता का प्रावधान है वो केवल केंद्र सूची का विषय है, और केंद्र को ही प्राप्त है, भारत की संसद को प्राप्त है, राज्यों को नहीं है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं जो 1947 से 1955 तक खूब चला कि लोग आए गए, किसको नागरिकता दी जाए किसको नहीं दी जाए, ये सब चलता रहा। पर अब इतने साल मतलब 4-5 साल बीत जाने के बाद यदि कोई व्यक्ति आए और भारत सरकार से कहे कि मुझे नागरिकता चाहिए, तो कैसे नागरिकता दें? क्योंकि तारीख तो अब पहले 19 जुलाई 1948 तय की गई थी। यदि उसके या फिर किसी व्यक्ति का जन्म ही बाद में हुआ हो, 1949-48 के बाद ही जन्म हुआ हो, ठीक है। तो अपन ने जो नागरिकता के संबंध में बताया, पहले तो जो अपना संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, जो नागरिकता संबंधी एक्ट थे, जो नागरिकता संबंधी जो अनुच्छेद थे, वो 26 नवंबर 1949 से ही अधिकांश अनुच्छेद लागू किए गए थे। बाकी का संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया था, ठीक है। तो अपन फिर आगे पढ़ते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955, ठीक है। नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 55 में क्या कहा गया कि अब नागरिकता किस तरीके से दी जाएगी, उसका प्रावधान इस अधिनियम के माध्यम से किया गया है। इसमें क्या है, इसमें जो मतलब संविधान में होते हैं उन्हें अपन अनुच्छेद बोलते हैं, और जो अधिनियम या एक्ट में होते हैं उसे हम सेक्शन बोलते हैं। तो इसमें कितने सेक्शन थे? इसमें है 19 सेक्शन, ठीक है। लेकिन अपन को 19 सेक्शन नहीं पढ़ना है, अपन
जितनी नागरिक हैं सभी नागरिकता के ही संबंध में। एक है 3, सेक्शन 4, 5, 6 और 7। जो सेक्शन 3, 4, 5, 6, 7 हैं, ये हैं नागरिकता प्राप्ति के। आज भी यही लागू है, आज भी ये 5 ही सेक्शन के माध्यम से आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। आज भी यही फॉलो हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे जो 3 है, सेक्शन 3 में कहा गया है कि बर्थ यानी कि जन्म के आधार पर। अब वो सब छोड़िए, किसको नागरिकता दी गई, किसकी छीनी गई या पाकिस्तान से आए गए, वो सब 1955 तक था। अब 55 के बाद क्या सिचुएशन बनी, वो इस अधिनियम के द्वारा तय किया गया। अब जो व्यक्ति आएगा वो ये कानून सब उस पर लागू होंगे। अब वो पुराने कानून के हिसाब से नहीं, अब तो जो अधिनियम है 1955 का, इसके हिसाब से नागरिकता दी जाएगी। तो जो सबसे सेक्शन 3 है, इसमें कहा गया है कि वर्थ यानी कि जन्म के आधार पर नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, तो इसका मोटा मोटा मतलब ये हुआ कि जो भी व्यक्ति भारत में जन्मेगा, इससे लेना देना नहीं है कि उसके माता पिता कौन है, इससे कुछ नहीं लेना देना। यदि वो भारत के भूभाग पर जन्मा है, ठीक है, यदि वो भारत के भूभाग पर उसका जन्म हुआ है तो वो भारत का नागरिक बन जाएगा, यानी कि जन्म से ही उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अभी क्या है, अभी अलग है, क्योंकि इसमें संशोधन आगे चलकर किए गए हैं। ये बात हो रही 1955 की। ठीक है, 1955 में जन्म के ही आधार पर, माता पिता से कोई लेना देना नहीं है। यदि उस बच्चे का जन्म भारत में हुआ है तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ऐसी कि मान के चलो कोई फैमिली अमेरिका से आई, इंडिया में आई, तो यदि उनके इंडिया में वो लंबे वीज़ा पासपोर्ट लेकर आई लंबे समय का, तो यदि उनके बच्चे का जन्म इंडिया में हुआ है तो उसको ये अधिकार है, या तो अमेरिका का नागरिक हो सकता है, और ये भी है कि उसका जन्म भारत में हुआ तो भारत का नागरिक हो सकता है। लेकिन उसकी मतलब माता पिता तय करेंगे कि कहाँ का नागरिक बनाना है, तो जन्म के आधार पर। ठीक है, और जो आर्टिकल जो सेक्शन 4 है, उससे में कहा गया है डिसेंट के आधार पर। इसमें क्या कहा गया है, जो डिसेंट के आधार पर नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। डिसेंट का मतलब है कि जैसे कि एक परिवार, मतलब कोई रह रहा था, मतलब जो अमेरिका जो भारत के व्यक्ति हैं और विदेश में रह रहे हैं, या मतलब विदेश में रह रहे हैं या वहीं पे मतलब भारत के लोग हैं और वो विदेश में रह रहे हैं, वहाँ यदि उनके बच्चे का जन्म हुआ है तो वो इस तरीके डिसेंट के माध्यम से भारत की नागरिकता उस बच्चे को मिल जाएगी। इसमें मतलब पिता का जिक्र था कि यदि पिता भारत का है और माता का तो नहीं था, पिता यदि भारत का है तो उस बच्चे को भारत की नागरिकता मिल जाएगी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से। यानी कि या तो वहीं जिस देश में जन्म हुआ है वहाँ की एम्बेसी में जाकर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, तो 1 साल के अंदर उसको नागरिकता, मतलब 1 साल का टाइम था, यानी कि बच्चे का जो जन्म हुआ है तो 1 साल के ही अंदर उसे नागरिकता का जो फॉर्म अप्लाई करना है वो 1 साल के ही अंदर करना होगा, तो उसे नागरिकता मिल जाएगी। आगे चलकर इसमें मतलब माता को भी, जो मैं चलो आगे बताऊंगा, जो 1993 का जो एक्ट था उसमें मतलब माता को भी जोड़ दिया गया बाद में, कि यदि माता पिता में से कोई भी भारत का है उस बच्चे को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है,
इस जो सेक्शन 5 है उसमें कहा गया है कि रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, ठीक है। इसमें क्या है कि मान के चलिए भारत का एक परिवार कनाडा में रह रहा है, ठीक है, कनाडा में रह रहा है और वहाँ उनके बच्चे का जन्म हुआ। उसने 1 साल के अंदर, जो इसमें बताया था मैंने, 1 साल के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, लेकिन बाद में उस बच्चे को इच्छा हुई कि मुझे भारत का नागरिक बनना है, तो उसे रजिस्ट्रेशन के माध्यम से नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन शर्त क्या है कि 7 साल, यानी कि जो 8 साल हैं पिछले, जैसे कि 8 साल पिछले, उसमें से कम 6 साल भारत में रहा हो, और जब वो अप्लाई कर रहा है इस फॉर्म को, तो जिस टाइम पे वो अप्लाई कर रहा हो तो लगातार 12 माह भारत में रहा हो, यानी कि 6 और ये 1 साल, जे 12 महीने की, तो यानी कि 7 साल, ठीक है। तो लगातार 7 साल तक भारत में रहा हो, उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन इसमें भी भारत ही मूल के जो व्यक्ति हैं, या उनके रक्त मतलब जो माता पिता या दादा दादी परदादा, तीसरी पीढ़ी भी हो सकती है, वो सब थे, उन्हें रजिस्ट्रेशन के हिसाब से उस टाइम पे जिस मतलब पहले इनने नागरिकता नहीं ली पाई, वो इस माध्यम से नागरिकता ले सकते हैं, ठीक है। सेक्शन जो 6 है इसमें कहा गया है नेचुरलाइजेशन के माध्यम से, ठीक है। तो नेचुरलाइजेशन, इसमें रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, इसमें नेचुरलाइजेशन के माध्यम से नागरिकता मिल सकती है। अब इसमें कि नेचुरलाइजेशन का मतलब क्या है कि जिनका संबंध भारत से बिल्कुल भी लेना देना नहीं है, ना तो माता पिता भारत के हैं, या जिस व्यक्ति को भारत की नागरिकता चाहिए हो, वो उसका कोई भी संबंध भारत से नहीं था पहले, अब उसकी इच्छा हुई भारत का नागरिक बनने की, तो हम उसको कैसे नागरिक बनाएं, वो सेक्शन 6 में बताया गया है। इसमें भी 2 प्रकार से नागरिकता मिलती है, ठीक है। एक तो होती है खास, ठीक है, दूसरी कह सकते हैं आम लोग। खास का मतलब किसी नेता के रिश्तेदार नातेदार नहीं, इसका मतलब है कला, विज्ञान आदि, मतलब कई विषय हैं ऐसे क्षेत्र में, कला विज्ञान समाज के क्षेत्र में अच्छा योगदान देने वाले व्यक्तियों को भारत की नागरिकता तुरंत भारत सरकार दे सकती है, ठीक है। अब यदि किसी आम लोग को, तो उसको पहले तो 12 साल भारत में रहना होगा, और 1 साल और, मतलब जैसे कि 14 साल में से कम वो 12 साल तक भारत में रहा हो, और 1 साल लगातार रहा हो, यानी कि 13 साल लगभग इतना रहा हो, फिर वो फॉर्म अप्लाई करके और अपना रजिस्ट्रेशन करा के भारत की नागरिकता उसको मिल जाएगी, ठीक है। इन लोगों को भी नागरिकता दे दी जाती। अब जो 7 है, सेक्शन 7, ठीक है, सेक्शन 7, इसमें है समावेशी के माध्यम से। समावेशी के माध्यम से लोगों को नागरिकता मिल जाती है, यानी कि इसका मोटा मोटा मतलब ये समझिए कि जब देश को स्वाधीनता प्राप्त हुई, तब गोवा, दमनदीप, दादर नगर हवेली या सिक्किम आदि क्षेत्र भारत में सम्मिलित नहीं थे। जो गोवा दमनदीप है, इन पर, इस क्षेत्र पर पुर्तगालियों का कब्जा था।
तो उन्हें ना उस क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों को भी पुर्तगाल की नागरिकता प्राप्त थी। तब जो अपन ने क्या किया, 1961 और 1962 में गोवा, दमनदीप, दादर नागर हवेली को तो 54 में ही, और गोवा को 1962 में मतलब पुर्तगालियों से स्वतंत्र कराया। तो अब उस टाइम पे तो जो गोवा में रह रहे थे वो लोग भारत के नागरिक थे नहीं, तो क्या सरकार को ये अधिकार है कि सेक्शन 7 के थ्रू, यानी कि एक कानून या एक्ट पारित करेगी, उसके माध्यम से वहाँ के रहने वाले सभी व्यक्तियों का भारत का नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, जैसे कि इससे 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम के सभी लोगों को नागरिकता, मतलब सिक्किम 22वें राज्य बन गया था तो एक एक्ट पारित किया गया, उसके द्वारा सिक्किम में रहने वाले सभी लोगों के लिए भारत की नागरिकता मिल गई। तो जो मतलब इसमें क्या कहा गया कि भारत सरकार जिस भूभाग को भारत में सम्मिलित करेगी, उस भूभाग पर रहने वाले व्यक्तियों को एक एक्ट के माध्यम से नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, ये तो पढ़ ली हमने नागरिकता प्राप्ति के बारे में, कैसे कैसे मतलब नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है समाप्ति। ठीक है, मतलब किस प्रकार से समाप्त की जा सकती है। अब संसद को, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो अनुच्छेद 11 है उसमें संसद को पूर्ण अधिकार है नागरिकता देने और नागरिकता समाप्त करने की। तो मैंने आपको बताया कि 19 सेक्शन है ना, जो सेक्शन 19 है उनमें से मैंने तुम्हें 5 सेक्शनों में बता दिया कि नागरिकता कैसे कैसे प्राप्त की जा सकती है। अब 8 और 9 और 10 है नागरिकता समाप्ति के बारे में। तो जो सेक्शन 8 है इसमें कहा गया है कि कोई भी नागरिक अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से नागरिकता छोड़ सकता है। ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि भाई तू भारत का ही नागरिक रहे, अगर यदि उसकी इच्छा है नागरिकता त्यागने की तो वो त्याग सकता है। तो ये तो बताया गया है 8 में। ठीक है, 9 में कहा गया है, सेक्शन 9 में कहा गया कि यदि किसी भी व्यक्ति ने विदेश की नागरिकता प्राप्त कर ली तो जिस क्षण उसने विदेश की नागरिकता प्राप्त की उसी क्षण से उसे भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। ये बात की गई है 9 में। ठीक है, 10 में क्या बताया गया है, 10 में बताया गया है कि कोई मतलब जिसको जन्म से नागरिकता मिली, तो इसमें ये है ना, जिसको जन्म से नागरिकता मिली वो उसकी तो नागरिकता ये सेक्शन 10 के थ्रू छिन नहीं सकती है। जो व्यक्ति बाद में नागरिक बना भारत सरकार का, जो मतलब जिसको भारत की बाद में नागरिकता मिली, भारत की नागरिकता जिसको बाद में मिली, तो उसकी नागरिकता छीनने का प्रावधान है वो 10 में है। किस प्रकार से, या तो उसने मतलब जो डॉक्यूमेंट है ना, डॉक्यूमेंट फर्जी हो उसके, या उसने धोखे से नागरिकता प्राप्त की हो, या मतलब उसने कोई अपराध हो, मतलब जब से उसे भारत की नागरिकता मिली तब से ही भाई साहब जेल में ही हुए, तो ऐसी स्थिति में नागरिकता छीन सकते हैं जो सेक्शन 10 के थ्रू उनकी नागरिकता हम छीन सकते हैं। ठीक है, अब कुछ एक्ट मैंने कहा ना कि जो अपना था नागरिकता अधिनियम 1955, उस अधिनियम में अभी तक संशोधन किए गए हैं जिसे बोलते हैं अपन CA। जैसे कि
बाद में क्या क्या हुआ, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1985। अब ये जो इसे बोलते हैं सीए यानी कि सिटीजनशिप एक्ट, ठीक है। अब क्या है कि जो 1955 का एक्ट था उसमें संशोधन करने के अधिकार है, यानी कि जो भारत की संसद को पूर्ण अधिकार है वो उस एक्ट को भी खारिज कर सकती है, उसी को एक्ट बनाने का अधिकार है, उसी को समाप्त करने का। जो पिछला एक्ट था उसको भी एक एक्ट मतलब एक एक्ट पारित करके उसको समाप्त, मतलब जो एक्ट पारित होगा नया उसमें एक नीचे लाइन लिख दी जाएगी कि जो पहले का है एक्ट उसको समाप्त किया जाता है। लेकिन अभी तक जो एक्ट आए वो उसके थ्रू जो 1955 का एक्ट था उसमें संशोधन किया गया है। तो 1985 में क्या किया गया है कि जो मैंने आपको बताया सेक्शन 6 था, सेक्शन 6 में क्या था, नेचुरलाइजेशन के माध्यम से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो इसमें क्या जोड़ा गया, इसमें 6A जोड़ दिया। इसमें क्या किया गया है कि जो असम एकॉर्ड के क्लोज नंबर 5 में जो बातें लिखी थी वो सब बातें इसमें लिख दी। अब इसमें क्या था कि जो असम के जो क्लोज नंबर 6 में तो लिखा था कि असम की जो संस्कृति है, वहाँ का जो रहन सहन है उसकी सुरक्षा, और जो नागरिकता से संबंधित क्लोज नंबर 5 में थी जो बात, वो सब बातें इसमें लिख दी गई। तो जो मतलब 6A को जोड़ा गया, सेक्शन 6 में 6A को जोड़ दिया गया। इसमें असम एकॉर्ड के क्लोज नंबर 5 की सभी बातों को लिख दिया गया है, ठीक है। अब एक था 86 का, ठीक है। 86 के एक्ट में क्या किया गया है कि जो मैंने आपको बताया था सेक्शन 3, इसमें क्या था, बर्थ यानी कि जन्म के आधार पर कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है। यदि उसका जन्म, जिस बच्चे का जन्म भारत में हुआ है उसको भारत की नागरिकता मिल सकती है। तो जो 1986 में जो संशोधन किया गया है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के तहत इसमें कहा गया है कि जो उनके माता पिता में से किसी एक का होना जरूरी है, उसमें किसी एक का होना जरूरी है, तब जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता मिलेगी, ठीक है। फिर आगे चलकर इसमें जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 का था, ठीक है। 2003 के में इसमें ये कर दिया गया कि दोनों होना चाहिए भारत के, क्योंकि जो बांग्लादेश से अधिकांश घुसपैठी आ रहे थे, असम पश्चिम बंगाल में बस रहे थे, जिससे वहाँ के मतलब लोगों का कल्चर प्रभावित हो रहा था। तो इसलिए क्या पहले एक था जो 1986 की, पहले तो 1955 में ये था कि जिसका जन्म भारत में हुआ है वो 1986 तक का जो समय था वो जन्म के आधार पर, मतलब यदि उसका जन्म भारत में हुआ है तो वो भारत का नागरिक बन जाएगा। फिर 1986 से क्या किया गया 2003 तक कि उनके माता पिता में से कोई एक व्यक्ति भारत का हो, तब मतलब उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। इसके बाद 2003 में फिर से एक एक्ट लाए जिसके थ्रू क्या कर दिया गया कि दोनों को ही भारत का नागरिक होना चाहिए, मतलब जिस बच्चे के माता पिता दोनों ही भारत के नागरिक होंगे तभी उस बच्चे को जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। या एक हो सकता है, लेकिन दूसरा जो माता हो या पिता
वो इल्लीगल नहीं होना चाहिए, मतलब अवैध नहीं होना चाहिए, या तो वो किसी दूसरे देश से परमिट या वीजा के आधार पर आए हों, या भारत की लड़की से शादी की हो, और यदि बच्चा हुआ है तो उसको भारत की नागरिकता जन्म के आधार पर मिल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब एक पर्सन का तो पता ही नहीं है कि कहाँ की नागरिकता है उसके पास, तो नहीं मिलेगी। इसलिए दोनों अनिवार्य कर दिए गए उसमें 3 में, ठीक है। और जो नेचुरलाइजेशन के माध्यम से नागरिकता दी जा रही थी, ठीक है, 6 में, अनुच्छेद 6 में, सॉरी 3 में, 5 में बर्थ के कौन, और 7 में, जो अनुच्छेद 7 में मैंने आपको बताया था रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, और 8 में बताया था मैंने आपको कि नेचुरलाइजेशन के माध्यम से, और 9 में दोहरी नागरिकता समाप्त करने का प्रावधान था। तो नेचुरलाइजेशन का जो संबंध था, तो नेचुरलाइजेशन में क्या है कि यदि किसी भारतीय पुरुष ने विदेश की मतलब लड़की से शादी कर ली तो उसको एक लंबा वीजा पासपोर्ट मिलेगा, कम से कम 7 साल, उसे 7 साल अनिवार्य किया, वो 7 साल तक भारत में रहे। इसके अलावा मतलब नागरिकता का जो प्रोसेसिंग है, फिर वो उसको 7 साल के बाद मतलब नागरिकता दी जाएगी। मतलब यदि किसी भारतीय पुरुष ने दूसरे देश से शादी कर ली तो उसको पहले तो 7 साल तक नागरिकता, मतलब पहले तो 7 साल तक भारत में रहना पड़ेगा, इसके बाद उसको नागरिकता मिलेगी। अब जैसे इसका उदाहरण है सोनिया गांधी। पहले मतलब राजीव गांधी थे, वो भारत के नागरिक थे, और सोनिया गांधी इटली की नागरिक थी। अब उनको सोनिया गांधी को भारत की नागरिकता मिली, इसलिए नहीं कि वो भारत के प्रधानमंत्री की बहू थी, इस वजह से नहीं, वो पहले भारत में 7 साल तक रहीं। इसके अलावा बाद में फिर 7 साल बाद उनको भारत की नागरिकता प्राप्त हो गई, ठीक है। तो ये नेचुरलाइजेशन के माध्यम से जी और था इसमें। फिर आगे चलकर और 1992 में भी CAA आया। इसमें क्या किया गया कि जो वंश के आधार पर अपनी नागरिकता दे रहे थे उसमें फादर का जिक्र था, यानी कि आप यूँ समझिए कि यदि कोई यहाँ मतलब कोई भारत से कोई लड़का गया, विदेश में जाके उसने शादी कर ली, वहाँ पर बच्चा पैदा हुआ, तो अब उस बच्चे को भारत का नागरिक बनाना है तो भारत की एम्बेसी में जाके रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो वहाँ बताना पड़ेगा कि इसका पिता मतलब भारत का है, मतलब पिता के पास भारत की नागरिकता है, तो मतलब वो उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अब यदि मतलब महिला भारत की है और पुरुष के पास विदेश की नागरिकता है तो फिर तो नागरिकता नहीं मिलेगी, ऐसा था। तो 1992 यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 में क्या किया गया कि जो माता को भी जोड़ दिया गया, यानी कि पिता या माता में से कोई भी भारत का हो तो उस रजिस्ट्रेशन के हिसाब से नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ कि 2003 में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003, इसमें क्या कहा, इसमें बहुत से बदलाव किए गए। मतलब दोनों ही भारत के होना चाहिए, मैं पहले ही बता चुका, माता पिता तब जन्म के आधार पर मिलेगी, और एक
IMDT, एक फॉरेनर एक्ट, एक था IMDT एक्ट। तो फॉरेनर एक्ट के माध्यम से नागरिकता का जो प्रावधान वो है वो चल रहा था। फॉरेनर एक्ट में क्या होता है कि यदि भारत सरकार को किसी व्यक्ति पर शंका है कि ये विदेशी है, तो उस व्यक्ति को साबित करना होता है कि वो भारत का नागरिक है। ठीक है, उस व्यक्ति को साबित करना होता है कि भारत का नागरिक है। और जो IMDT एक्ट था, इसमें क्या था कि उस राज्य को मतलब क्या करना पड़ता था, उस राज्य को पूरी वो देना पड़ती थी डिटेल कि ये ना, मतलब उस राज्य को साबित करना पड़ता था कि वो ये व्यक्ति उस मतलब अपने देश का नागरिक है। यदि राज्य साबित नहीं कर पाए, या मतलब राज्य कुछ भी साबित करेगा, या तो मतलब है नागरिक या नहीं है नागरिक, कुछ तो साबित करेगा। यदि उसने ये साबित नहीं कर पाया कि है या नहीं, तो उसको भी भारत का नागरिक मान लेते थे। यदि राज्य साबित ना कर पाए कि ये विदेशी है, तो उसको भी भारत का नागरिक मान लेते थे। IMDT एक्ट में था कि यदि राज्य साबित ना कर पाए तो उसको भारत का नागरिक मानते थे। ठीक है, तो इसको 2003 के जो संशोधन था, तो इसको भी खारिज कर दिया गया, इसको हटाई दिया। ठीक है, इसके बाद 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम जो 2019 में आया, इसमें क्या कहा गया है कि इसमें कहा गया है कि मतलब जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले शरणार्थियों के लिए नागरिकता का प्रावधान किया गया है। यानी कि जो 2014 से पहले 6 वर्ग इसमें बताए गए, हिंदू, बौद्ध, ईसाई, फारसी, मतलब इसमें मुस्लिम को सम्मिलित नहीं किया गया। ठीक है, ऐसे 6 धर्म बताए गए कि हिंदू, बौद्ध, फारसी, ईसाई, क्रिश्चियन, इन सबको भारत में नागरिकता दी जाएगी। जो 2014 से पहले आ गए उनको मतलब किस वजह से आए, वो वहाँ की प्रताड़ना की वजह से। जैसे बंगाल में मतलब जो बंगाल में जिसके साथ प्रताड़ना हो रही, वो भारत में शरण लेने के माध्यम से जो आए, उनको नागरिकता दी जाएगी इस एक्ट के माध्यम से। ठीक है, आपको नागरिकता संबंधी सभी बात समझ में आई होगी, कैसे देते हैं कैसे। ठीक है, आज अपन यहीं पे क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।